हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में आज हम शुरू कर रहे हैं वीडियो लेसन्स। और वीडियो लेसन्स ऐसे कि मैं आपको पूरे लेसन की डिटेल्ड समरी सुनाऊंगा, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। आपका काम है सिर्फ वीडियो देखना और आपकी स्टडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम पहले लेसन की डिटेल्ड समरी। तो पहला लेसन है द लास्ट लेसन। लेखक हैं इसके अल्फोंसे डाउडे। ये पूरा जो लेसन है एक कहानी के रूप में है, और ये कहानी है उस समय की जब पर्शिया और फ्रांस के मध्य युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के अंदर फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लॉरेन ये पर्शिया के अंडर में चले जाते हैं। तो अब इस कंडीशन में जब दूसरे देश के अंडर में ये दोनों जिले चले गए, तो वहाँ की स्कूल्स के अंदर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ता है उसी सभी के बारे में ये पूरी कहानी है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से, और ये बच्चा है खुद लेखक। तो ये अपने बचपन की कहानी सुनाता है जब ये युद्ध हुआ था। तो स्कूल जाता हुआ रहता है बच्चा, लेकिन इसके मन में बहुत डर होता है। डर इसलिए होता है क्योंकि इनके जो अध्यापक हैं मिस्टर एम हैमल, वो इनको एक दिन पहले ही कह देते हैं कि मैं आपसे पार्टिसिपल्स नाम का जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चंस पढ़ूंगा। और जो बच्चा है वो पार्टिसिपल्स की एबीसीडी भी नहीं जानता था, इसलिए उसके मन में डर होता है। तो ये अपने विद्यालय जाता रहता है। अब जब विद्यालय जाता है तो इसको कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कि सामान्य तौर पर होता है कि जो मौसम था वो बहुत ही सुहावना था, धूप खिली हुई थी, और जो आरा मशीन थी उसके पीछे की साइड जो सिपाही थे वो अपना अभ्यास करके लौट रहे थे। अब इन ये सब दृश्य जो थे उन पार्टिसिपल को सुनाने से तो अच्छा था कि मैं यहीं पर देख लूँ, लेकिन ये अपने मन पर कंट्रोल करता है और कंट्रोल करते हुए स्कूल के लिए दौड़ लगा लेता है। लेकिन जो ही ये थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर टाउन हॉल होता है। टाउन हॉल वो जगह जहाँ पर अब तक की सारी बुरी सूचनाएं चिपकाई गई थी, और जिससे गांव वालों को या शहर वालों को पता चलता था कि अब क्या हो गया है। जितने भी यूँ कहें समाचार थे वो यहीं पर आए थे। अब वहाँ पर आज भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। इसने सोचा कि शायद कुछ न कुछ फिर से बुरा मामला हो गया है, तो जाकर देखने की कोशिश करता है। वहाँ पर वॉल्टर नाम का एक जो लुहार है वो इसको मिलता है, और लुहार के साथ उसका एक प्रशिक्षु जो उससे ट्रेनिंग ले रहा था, वो दोनों वहाँ पर अखबार पढ़ रहे थे। तो इसकी जल्दबाजी देखकर वो कहता है कि लड़के, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा लड़का जो था वो जैसे तैसे स्कूल पहुँचा दौड़कर, लेकिन जो ही स्कूल में इसने प्रवेश किया तो स्कूल में इतनी शांति थी, क्योंकि जो इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। एक्सपेक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि जब भी स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर डेस्कों की आवाज़, डेस्क खींचने की, शोर शराबे की, बच्चों के बार बार रिसाइटेशंस करने की और टीचर के डांटने की आवाज़ें सामान्यतः सुनी जा सकती थी सामान्य दिनों में। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज बिल्कुल वैसा था जैसे संडे के दिन बिल्कुल नीरव शांति होती है, उसी भांति इसको स्कूल दिखाई दिया। तो इसके मन में ज़रूर शंका हुई कि मैं गलत दिन तो नहीं आ गया, या आज संडे तो नहीं है। लेकिन इसने देखना चाहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसने खिड़की में से देखा। खिड़की में से क्या देखता है कि सब बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, और इनके जो सर थे एम हैमल, वो डंडे को इस तरह बाह में दबाकर चहलकदमी कर रहे हैं, और उन्होंने हरे रंग का सूट पहना हुआ है। इसने सोचा कि मैं सबकी नज़रों से बचकर चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्लास में जो ही जाता है तो एम हेमल सर इससे बोलते हैं, ये बिल्कुल डर जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन होता इसकी सोचने के विपरीत है। एम हेमल सर बड़े प्यार से कहते हैं इसे कि फ्रेंच, तुम सीधे जाकर अपनी क्लास में अपनी जगह बैठ जाओ। तो मैं चुपचाप जाकर क्लास के अंदर बैठ गया। अब मैं का मतलब लेखक। जब मैं वहाँ बैठ गया तो धीरे धीरे अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने लगा, क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैं का मतलब लेखक। आप ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी मैं शब्द आए तो उसका मतलब है लेखक। तो वो जाकर बैठ जाता है और चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता है कि जैसे तैसे खुद को शांत करे। तो सबसे पहले वो अपने टीचर को ही देखता है, तो टीचर को ध्यान से देखता है। एम हेमल हरे रंग का एक बहुत ही सुंदर कोट पहने हुए थे। उनके ऊपर एक टोपी थी जिसके ऊपर कशीदाकारी की हुई थी बहुत ही अच्छी, और एक वो कमीज
जिन पे झालरें लटकी हुई थी। ये ड्रेस एम हैमल सिर्फ खास दिनों के अंदर ही पहनते थे और ये खास दिन थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और एनुअल फंक्शन। इन खास दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। तो जब आज इसने ये ड्रेस पहने हुए देखा तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि आज आखिर है क्या। धीरे धीरे इसने देखा कि पूरी क्लास बिल्कुल शांत थी, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। जब इसने नजरें घुमाई पीछे तो इसे बहुत ताज्जुब हुआ कि पीछे की जो बेंचेज हमेशा ही खाली रहा करती थी, उसके ऊपर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। और ये लोग थे बूढ़ा होसर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, जो अपने सिर पर तिकोनी हैट लगाए हुए बैठे थे। इसे बहुत ताज्जुब हुआ। फिर से ध्यान से देखता है तो जो बूढ़ा होसर था वो एक प्राइमरी बुक जो क ख ग घ यानी कि शुरुआती वर्णमाला की किताब होती है वो लेकर बैठा हुआ था। और वो किताब इतनी गंदी हो चुकी थी कि ऐसा लगता था जैसे बहुत दिनों से वो पढ़ रहा था। ये सब देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि आखिर आज ऐसा है क्या। अब इसी बीच जो उनके एम हेमल सर थे वो बड़ी ही गंभीर मुद्रा में जाकर कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों, ये मेरा आज आखिरी पाठ है। बर्लिन से अब एक आदेश आ गया है। इसके अकॉर्डिंग अब अल्सेस और लॉरेन दोनों ही जिलों के अंदर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब ये जर्मन लैंग्वेज कहाँ से आई? पर्शिया जो हमने देखा था शुरुआत में कि पर्शिया नाम का देश वो एक्चुअली अब जर्मनी है। तो वहाँ से, और बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, तो वहाँ से आदेश आ गया कि अब दोनों जिलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो आज ये मेरा आखिरी लेसन है। कल आपके नए अध्यापक आ जाएंगे और कल से जर्मन भाषा पढ़ाने की शुरुआत कर दी जाएगी। ये शब्द मेरे लिए अर्थात लेखक के लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। और ये जो लेखक था वो अपने मन सोचने लगा कि क्या ये मेरा आखिरी लेसन है फ्रेंच का? क्या मैं अब आगे बिल्कुल भी नहीं सीख पाऊंगा? क्या मैं इस अध्यापक को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? ये सुनकर मेरे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रुलाई सी आने लग गई। ये सोचने लगा कि मैंने अपना पूरा समय यूं ही बर्बाद कर दिया, पक्षियों के अंडे कलेक्ट करने में या फिर सार के ऊपर रिपस पट्टी खाने में ही मैंने अपना समय गंवा दिया। और ये सर चाहे कितने भी सन की थे, लेकिन मुझे अब इन पर बिल्कुल भी बुराई नज़र नहीं आ रही थी। और वो सारी की सारी किताबें जो मुझे अब तक बहुत भारी भरकम लगती थी, अब तो मुझे बिल्कुल फूल सी नज़र आने लगी थी। फ्रेंच की व्याकरण तो मैं बिल्कुल भी नहीं सीख पाया था। अब लेखक के समझ में आ गया था कि ये आदमी आज इतने अच्छे वस्त्र क्यों पहने हुए थे और ये सारे के सारे लोग जो गांव वाले हैं वो क्यों बैठे हुए थे। ये एक तरीका था अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का, जो देश अब उनका नहीं रहा था। तो ये लोग दुख प्रकट करने आए थे कि वो आखिर क्यों स्कूल नहीं जा पाए। और ये जो सर थे एम हेमल, इनके प्रति यानी कि इन्होंने जो 40 साल निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दी इस स्कूल को, उनके प्रति एक सम्मान प्रदर्शित करने का ये एक तरीका था गांव वालों का, इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। तो लेखक ऐसा सोच ही रहा होता है और इतने में क्लास में उसका नाम पुकारे जाना उसको सुनाई देता है, यानी कि एम हेमल जो उनके अध्यापक हैं वो उनका नाम पुकारते हैं। लेखक बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसे तो पार्टिसिपल्स का कुछ भी याद नहीं था। लेकिन वो जो ही खड़ा होता है वो थोड़ी ज़बान लड़खड़ाता है। एम हेमल उसे कहते हैं कि फ्रेंच, तुम डरो नहीं, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। अध्यापक ने समझाया कि देखो आज हमारी क्या कंडीशन हो गई है, तुम लोग हमेशा अपना काम कल पर टालते रहे कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं ये काम कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और इस तरह हमने अपना पूरा समय गुजार दिया। यही बात अल्सेस और लॉरेंस पर भी हुई। यहाँ के लोगों ने सोचा कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम कर लेंगे, लेकिन आज हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट हो गई। कल को यहाँ पर दूसरे देश के लोग आएंगे और तुम्हें बोलेंगे कि तुम कहने में तो फ्रेंच हो, यानी फ्रांस के रहने वाले हो, लेकिन न तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, न उसको लिख सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो, तो तुम्हारे पास क्या अधिकार रह जाएंगे। लेकिन ये सब होने में केवल तुम ही दोषी नहीं हो, इसमें और लोग या यूं कहें हम सभी दोषी हैं। देखो अध्यापक ही बोल रहे हैं ये सब बातें कि तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हें यहाँ भेजने में कोई ख़ास रुचि नहीं दिखाई। कई बच्चों के माता पिता उनको मिलों पे रख देते हैं या खेतों में काम करवाते हैं ताकि वो अधिक से अधिक पैसे कमा सकें। और कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं कि मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाने के बजाय कई बार फूलों में पानी देने भेज दिया, या फिर जब मैं
मछलियों के शिकार पे गया, तुम्हारे स्कूल की ही छुट्टी कर दी मैंने कई बार सोचा नहीं कि इन सारे कामों को छोड़कर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। इतना कहने के बाद एम हैमल ने फिर फ्रेंच भाषा के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा पूरी दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। इसके अंदर बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं और ये समझने में और बोलने में बहुत आसान है। फिर उन्होंने बताया कि ये एक जो भाषा होती है, अगर उससे लोग जुड़े हुए रहते हैं तो वो दूसरे देश की गुलामी से निकलने की एक चाबी हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम सब फ्रेंच भाषा से हमेशा जुड़े रहना। इसके बाद उन्होंने व्याकरण की किताब निकाली और उसमें से एक पाठ पढ़ाया। वो पाठ लेखक को इतना आसान लगा और इतना अच्छा लगा कि जैसे उसे एक बार में सब कुछ समझ में आ गया। लेखक कहता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन मैंने बड़े ध्यान से उस चीज़ को पढ़ा और उनको सुना। तो मुझे लगा कि जैसे वो सारा पाठ एक ही दिन में मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद पढ़ने के बाद लिखने का कार्यक्रम हुआ, यानी लिखने की क्लास शुरू हुई। तो सुलेख लेखन के लिए एम हैमल छोटी छोटी कॉपियाँ लेकर आए थे जिसके पहले पेज पे लिखा हुआ था फ्रांस अल्सिस, फ्रांस अल्सिस। ये सारी कॉपियाँ जब हमारे डेस्क के ऊपर पड़ी हुई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी झंडियाँ पूरी कक्षा के अंदर लहरा रही हों। प्रत्येक व्यक्ति सुलेख लेखन में लगा हुआ था, कोई चित्र बना रहा था। पूरे कमरे में ऐसी शांति छाई हुई थी जैसे कभी थी ही नहीं। इसी बीच कुछ भंवरे क्लास में आए, लेकिन उसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चे ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कुछ कबूतर थे जो कमरे में गुटरगूं कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर मैंने अर्थात लेखक ने सोचा कि क्या वे लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे या इनको बाध्य करेंगे कि वो जर्मन भाषा में ही अपने गीत गाएं। तो लेखक जब भी अपनी सुलेख करते हुए एम हैमल को देखता है तो हमेशा वो देखता है कि एम हैमल एक ध्यान लगाकर पूरी स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे स्कूल की हर याद अपने साथ में ले जाना चाहते थे। जैसे जो कक्षा के बाहर उनका बगीचा था, बगीचे के अंदर अखरोट के पेड़ थे और वहाँ से लिपटी हुई लताएं कक्षा तक आ जाती थी। या फिर यूँ कहें कि पूरी कक्ष वहाँ के बच्चे, वहाँ की जो मेज़ें थी वो जो चिकनी हो गई थी घिस घिस कर इन 40 वर्षों में, इन सब की यादें वो अपने हृदय में लेकर जाना चाहते थे। इसी बीच ऊपरी जो छत थी उससे आवाज़ आने लगी थी बैग बांधने की। जो उनकी सिस्टर थी वो अपना सामान बांध रही थी क्योंकि अगले ही दिन इन सबको, अध्यापक को और उनकी बहन को, यह देश छोड़कर चले जाना था। इसके बाद हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास का पाठ हुआ। सभी बच्चे अपना अपना पाठ दोहराने लगे। बूढ़ा हो सर अपनी जो प्राइमरी की किताब लाया था उसको देखकर अपना पाठ दोहराने लगा, लेकिन उसके आवाज़ में कुछ कंपाइमान था। उसकी आंखें रो रही थी और उसकी आवाज़ में कंपकपी थी। जब वो बोला तो हम सब रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे, लेकिन हमारी आंखों से आंसू ही आए। ये बात लेखक कह रहे हैं, लेखक की आंखों में आंसू आ गए। अब लेखक कहता है कि मुझे ये आखिरी पाठ बहुत अच्छी तरह से याद है, हर चीज़ याद है। इसी बीच जो चर्च था उसकी घंटी ने हमें सबको चौंका दिया क्योंकि 12 बज गए थे और 12 बजे चर्च का घंटा बजा। इसी के साथ जो पर्शियन लोग थे यानी जर्मनी के लोग थे वो अपना अभ्यास सत्र पूरा कर रहे थे और उस पूरा करके वापस लौट रहे थे। तो जब भी अभ्यास सत्र पूरा होता है तो तुरही बजाते हैं हाथों में लेके इस तरह। तो वो तुरहियों की आवाज़ हमें सुनाई दी क्योंकि वो वापस लौट रहे थे। उस आवाज़ को सुनकर एम हैमल बहुत ज़्यादा उदासी के साथ अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और इतनी उदासी शायद कभी नहीं देखी गई थी। खड़े होकर वो हमें बहुत कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने शुरुआत भी की कि मेरे मित्रों मैं, लेकिन इतना बोलते बोलते उनका गला अवरुद्ध हो गया, वो बोल नहीं पाए, उनका गला रुंध सा गया। और इसके बाद उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया और बोर्ड पर इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा जितना वो लिख सकते थे। और उन्होंने लिखा फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। और इसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाए और उन्होंने अपना सिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर टिका दिया और उन्होंने हाथ से इशारा किया कि अब आपकी छुट्टी हो गई है, अब आप घर जा सकते हैं। इस तरह से इस लेसन की डिटेल्ड समरी ख़त्म होती है।
उम्मीद करता हूँ जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपके पूरे प्रश्न के उत्तर आपके दिमाग में होंगे। और अगर इसी लेसन का वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करिए। आपको पूरा लेसन वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द का मीनिंग वहाँ पर मिलेगा। अगर आप इस पर अपने सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़िए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।